सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां सर्वेषां पुनः एकवारं स्वागतं वर्तते। आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान की राजधानी यूट्यूब परिवार में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग जो लास्ट 25 क्वेश्चंस हमारे 2024 के पेपर के बचे हुए हैं उनको उसमें सॉल्व करने वाले हैं। और लास्ट 2 वीडियोज़ आपने देख ही लिए होंगे जिसमें हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो लास्ट के 25 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे और इसके बाद फिर आगे हम कुछ क्लासेस कंटिन्यू करेंगे जो कि मैराथन क्लासेस टाइप की रहेंगी। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट होगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही केवल मैं इंक्लूड उसमें करूँगा। जहाँ से क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं पिछले वर्षों में वो मैं क्वेश्चंस भी ले लूँगा और साथ में थोड़ा थोड़ा उनके बारे में आपको बता भी दूँगा। तो इस तरह की कुछ मैराथन क्लासेस साहित्य से, व्याकरण से और वेद से सभी जगह से मैं क्लास करने का प्रयास करूँगा आगे आने वाले समय में। अभी जो भी आने वाले दिन हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना समय को हम व्यर्थ किए हुए। पहला क्वेश्चन जो हमारा स्टार्टिंग है 51 नंबर, अस्तित्ववादिनः सन्ति। अस्तित्ववादी लोग, इसमें से अस्तित्ववादी कौन है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किर्कगार्ड, सार्त्र, हाइडेगर और लाइबनिट्ज। तो इनमें से कौन कौन है, 3 कोई होंगे, एक नहीं होगा क्योंकि नीचे विकल्प आप देख सकते हैं। विकल्प में काफ़ी 3 सभी में दिया हुआ है तो 3 यहाँ पे हैं। देखिए अस्तित्ववाद और हमारा जो मनोविज्ञान है उसमें बहुत सारे वाद हैं जिसमें मानवतावाद है और संरचनावाद है, संज्ञानवाद है। इस तरह के प्रमुख वाद है। उसमें उन सभी की विचारधारा थोड़ा क्या होता है ना, अपना एक विचार देते हैं। उस विचार को जितने भी लोग स्वीकृति देते हैं वो सब उस वाद से संबंधित मनोवैज्ञानिक होते हैं। तो इसी तरह का एक वाद अस्तित्ववाद भी है। तो इसके कौन कौन यहाँ पे अस्तित्ववादी कौन कौन है पूछा गया है। तो आंसर इसका है ए, बी और सी। यहाँ पे जो ए, बी और सी यानी कि किर्कगार्ड, सार्त्र और हाइडेगर, ये तीनों अस्तित्ववाद के जनक हैं। अस्तित्ववाद में इन्होंने कार्य किया है, उसकी विचारधारा को मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। लाइबनिट्ज यहाँ पे नहीं है। ओके, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ थोड़ा सा इसके बारे में, अस्तित्ववाद क्या है और इसके कौन कौन जनक हैं। तो जीन पाल सार्त्र, सोरेन किर्कगार्ड और मार्टिन हाइडेगर ये इसके प्रतिपादक हैं अस्तित्ववाद के। इनका मुख्य विचार है शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व का एहसास कराना है और हर छात्र को अपनी शिक्षा का निर्णय स्वयं लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये इनके प्रमुख जो विचार हैं अस्तित्ववादियों के। इसी तरह और भी कुछ प्रमुख वाद हैं उनके बारे में मैं एक शॉर्ट नोट लिख के मैंने आपको टेलीग्राम में और हमारे व्हाट्सएप में प्रोवाइड कराया हुआ है पहले से ही। उसमें सभी वादों के नाम लिखे हुए हैं, उनके प्रमुख विचारधारा क्या है और उनके प्रतिपादक कौन हैं। उसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख के उन सभी के नामों को स्मरण करने का प्रयास करें क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से आ सकता है। ये एक क्वेश्चन अगर पूछा गया तो और भी आने की संभावना रहती है। तो उसको आप लोग की जिम्मेदारी है तैयार करना। ओके, अगला क्वेश्चन है रामायणस्य कांडानाम अयम क्रमः। तो रामायण के जो कांड है 7 कांडों में रामायण विभाजित है। तो क्या क्रम रहेगा उसका। सुंदरकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड। ABCD सब नीचे क्रम दिया हुआ है, बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 52। तो रामायण में कितने कांड हैं। तो आप सभी ने रामायण अभी तक लगभग सभी ने पढ़ ली होगी। तो यहाँ पे 7 कांडों में हमारी जो रामायण है वह विभक्त है। ठीक है, टोटल 7 कांड हैं। और सबसे बड़ा कांड कौन सा है, सबसे छोटा कांड कौन सा है, यह सब चीज़ें आपने अच्छे से देख लेनी है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। और रामायण के साथ ही जो हमारी श्रीमद् भगवद गीता है और पुराण, हमारे 18 पुराण हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन इस तरह के देखने को मिलते हैं। तो देखिए रामायण के जो कांड है, बाल कांड सबसे पहले है, फिर अयोध्या कांड है, फिर अरण्य कांड है, फिर किष्किंधा, फिर सुंदर, फिर युद्ध और लास्ट में उत्तर कांड। तो यहाँ पे देख लीजिए बाल, अयोध्या। तो अयोध्या सबसे पहले दिखाई दे रहा है तो बी यहाँ पे फर्स्ट विकल्प हो जाएगा। तो बी इन दोनों में है। उसके बाद बाल कांड, अयोध्या कांड के बाद आता है अरण्य कांड। तो बी के बाद डी, तो डी भी दोनों यहाँ पे है। उसके बाद थर्ड रहेगा हमारा किष्किंधा कांड। किष्किंधा यहाँ पे सी, फिर तो सी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड एवं उत्तर कांड। सबसे बड़ा कांड यहाँ पे है युद्ध कांड। ठीक है, युद्ध कांड में 128 सर्ग हैं। युद्ध कांड 128 सर्गों वाला है और सबसे बड़ा यह है। बाकी महर्षि वाल्मीकि प्रणेता हैं, आदि कवि के नाम से हम इनको जानते हैं। तमसा नदी के किनारे जब ये भ्रमण कर रहे थे वहाँ पे एक क्रौंच पक्षी को इन्होंने देखा था। तो सबसे पहला जो संस्कृत साहित्य का जिसे श्लोक कहा जाता है, जो सबसे पहला श्लोक है अनुष्टुप छंद में,
माँ निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। तो यह जो प्रथम श्लोक इसको माना जाता है, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे वो भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने क्या देखा, और सभी कांडों में किस में क्या क्या है वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ये यहाँ पे दिया हुआ भी देखिए, बालकांड, अरण्यकांड, सुंदरकांड और उत्तरकांड। ये सॉरी, पहला और दूसरा ये है बालकांड में 77, अयोध्याकांड, फिर अरण्यकांड, फिर किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। तो ये 6 कांड, सभी में सर्ग संज्ञा, सबसे बड़ा है युद्धकांड। गावः ग्रामं गच्छन्ति इत्यस्य कर्मवाच्यम भवति। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य परिवर्तन का एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपकी परीक्षा में, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो गावः ग्रामं गच्छन्ति, देखिए कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया होती है और कर्ता प्रधान होता है, और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, कर्म के अनुसार ही यहाँ पे क्रिया चलती है। तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया रहेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन है गावः ग्रामं गच्छन्ति इत्यस्य कर्मवाच्यम भवति। गावः ग्रामं गच्छन्ति, जो गाय है वो गाँव को जा रही हैं, तो इसका क्या कर्मवाच्य क्या होगा, क्वेश्चन पूछा गया है 53 नंबर क्वेश्चन में। तो आंसर इसका हो जाएगा गोभी ग्रामः गम्यते। तो तृतीया में हो, देखिए जो प्रथमा है तो तृतीया कर्ता में तृतीया हो जाएगी, कर्म और क्रिया दोनों में प्रथमा हो जाएगी। तो ग्राम में ग्रामः और गम्यते जो है क्रिया वो ग्राम के अनुसार, कर्म के अनुसार रहेगी, तो गोभी ग्रामः गम्यते। 321 और 111, इस तरह हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी 3 1 1 और इसका एक इस तरह की हम शॉर्ट ट्रिक के अनुसार भी इसको हम लोग करते हैं। बाकी देखिए कर्ता जहाँ पर प्रधान होगा वहाँ कर्तृवाच्य है, और कर्ता के अनुसार क्रिया यहाँ पे होगी। देखिए जैसे यहाँ पे देख सकते हैं गच्छन्ति जो क्रिया है वो गावः जो करता है उसके अनुसार है, तो ये कर्तृवाच्य है। यहाँ पे गो गावो गावः, तो यहाँ पे, और गच्छति गच्छता गच्छन्ति, तो बहुवचन का कर्ता है और क्रिया भी बहुवचन की है। इसी तरह जो ये है हमारा कर्मवाच्य, इसमें क्या है ग्रामः में प्रथमा है, तो जो क्रिया है होगी वो भी प्रथमा की होगी, और कर्ता में यहाँ तृतीया हो जाती है। तो 3 1 1 3 1 1, और यहाँ पे 2 1, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे बहुवचन है तो 1 1 2 1, 121 और 311, इस तरह ट्रिक बनाते हैं इसकी। कालानुक्रमेण अयम क्रमः उचितः, काल के अनुसार आपको यहाँ पे बताना है। वल्लभाचार्य, रामानुजः, निम्बार्कः, मध्वाचार्यः। तो बहुत ही प्रमुख यहाँ यह एक टॉपिक है आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। सभी जो प्रमुख दार्शनिक दर्शन हैं, विशिष्ट द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, सबको देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, BDCA। तो देखिए BDCA देख लीजिए, रामानुज यहाँ पे हमारे फर्स्ट में है, फिर मध्वाचार्य सेकंड में है, और थर्ड में है निम्बार्काचार्य, लास्ट में है वल्लभाचार्य। तो ये काल के अनुसार एक क्रम है। यहाँ पे एक मैं ट्रिक के माध्यम से छोटा सा यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ, देखिए इसको देख के आप याद कर सकते हैं। अद्वैतवाद के जो हैं प्रवर्तक हैं शंकराचार्य जी, शुद्ध अद्वैतवाद के वल्लभाचार्य, विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद के मध्वाचार्य, और द्वैताद्वैतवाद के निम्बार्काचार्य। और कालक्रम के अनुसार से आप इसको इस तरह से स्मरण कर सकते हैं, शंकरो राम निम्बार्क मध्वाचार्यश्च वल्लभ। तो ये कालक्रम के अनुसार यहाँ पे इसकी एक पंक्ति दी हुई है, ठीक है, कालक्रम के अनुसार यह है। सबसे पहले शंकराचार्य जिनका है अद्वैतवाद, ठीक है, और उसके बाद फिर राम से आपके यहाँ पे हो जाएंगे हमारे रामानुजाचार्य जिनका है विशिष्ट अद्वैतवाद, फिर निम्बार्काचार्य देंगे द्वैताद्वैतवाद, फिर मध्वाचार्य हैं इनका है द्वैतवाद, और उसके बाद लास्ट में वल्लभाचार्य हैं इनका है हमारा शुद्ध अद्वैतवाद। तो क्रम से इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से। अयम नैयायिको नास्ति, तो यहाँ पे नैयायिक कौन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 55। तो अप्पय दीक्षित यहाँ पे जो है ना ये नैयायिक नहीं है, बाकी 3 के 3 यहाँ पे नैयायिक हैं, ओके, ये तीनों यहाँ पे नैयायिक हैं और अप्पय दीक्षित नहीं है। कुछ यहाँ पे रचनाएं न्यायधारा की दी हुई हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, प्रमुख न्यायिक और उनकी रचनाएं। गौतम का न्याय सूत्र, वात्स्यायन का न्याय भाष्य, उद्योतकर का न्याय वार्तिक, वाचस्पति मिश्र तात्पर्य टीका है इनकी, जयंत भट्ट की न्याय मंजरी,
भास सर्वज्ञ की न्यायसार और न्यायभूषण सार, उदयन की इतनी ये परिशुद्धि, लक्षणावली, लक्षणमाला, किरणावली, न्याय कुसुमांजलि, बौद्ध अधिकार, ये सब इनकी हैं। रघुनाथ चिंतामणि की दधीति टीका, केशव मिश्र की तर्कभाषा, अन्नम भट्ट की तर्क संग्रह दीपिका। तो ये कुछ प्रमुख न्याय के रचनाएं हैं और उनके आचार्य हैं। हविस् इति शब्द से किम शुद्धम रूपम। तो हविस् यह जो शब्द है इसका शुद्ध रूप यहाँ पे क्या होगा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 56। शब्द रूप देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस तरह से आपने तैयार करना है। ये नहीं कि राम शब्द का आपको आप याद कर रहे हैं, उसको याद करने में लगे हुए हैं। तो अच्छे से अच्छे जो सभी जितने भी प्रकार के शब्द रूप है ना, अकारांत, इकारांत, उकारांत, सभी को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 56 आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 3 हवीसु। यहाँ पे राइट आंसर हमारा है इसमें हवीसु। शब्द रूप भी इसका देख लीजिए एक बार। हवी, हवीसी, हवीसी, ठीक है। यहाँ पे दीर्घ है, यहाँ पे ह्रस्व है। तो इस तरह से शब्द रूप बनेगा। इसको भी आप इसी तरह के सभी जो भी शब्द रूप है ना, जो हमने जो आपने जो पहले मतलब जिनमें हम लोग कम ध्यान देते हैं ना, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है शब्द रूप इत्यादि में। तो आप लोग आकारांत से लेके ओकारांत तक, और ये पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी, नपुंसक लिंग में भी देख लीजिएगा अच्छे से। और अजंत में सभी प्रकार इस तरह के जितने लघु सिद्धांत में दिए हुए लगभग वो सभी आपको तैयार होने चाहिए। वहाँ से अगर वो तैयार है तो हो जाएगा क्वेश्चन, आपका आंसर आप दे देंगे अच्छे से। तो ये काफ़ी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन यह है। अगला है अयम शब्द गीप प्रत्यांतः नास्ति। तो गीप, गीस, गीन जो आपके स्त्रीलिंग के प्रत्यय हैं वो थोड़ा काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो उनको एक बार देख लीजिएगा। स्त्रीलिंग आपके मात्र 2 ही प्रत्यय लगे हुए हैं इसमें, एक टाप है और गीप और गीस, 2-3 प्रत्यय लगे हुए हैं केवल बीएड के एंट्रेंस में। बाकी एमए में पूरे सबके सब लगे हुए हैं। तो गीप प्रत्यय के जो प्रमुख सूत्र हैं उनको आप लोग देख लीजिए, और वहाँ जो उदाहरण है वो भी सब देख लीजिए। बाकी इतना करेंगे तैयार हो जाएगा। 57 आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 2 गौतमी यहाँ पे नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन 58 प्रबोध चंद्रोदय, वेणी संहार नाटकम, रामायणम, रत्नावली। कुछ प्रमुख यहाँ पे आपको कुछ रचनाएं दी हैं और उनमें रस कौन सा है। तो आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 3। इसके अनुसार आप देख लीजिए, ए का है थर्ड प्रबोध चंद्रोदय, ए का थर्ड यहाँ पे शांत रस इसमें, और बी का सेकंड है वेणी संहार नाटक में क्या है, वीर रस है। रामायणम, रामायण की जो रामायण है हमारी ऑप्शन नंबर सी, इसमें है करुण रस। रत्नावली में श्रृंगार रस। ये यहाँ पे तो देखिए केवल इनका रस पूछा गया है। ऐसे ही छंद कौन सा है इसमें, अधिकतर छंद कौन सा है, किस काव्य में कौन सा छंद है प्रमुख, वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इन सभी रचनाकार भी आप लोग देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये प्रबोध चंद्रोदय किसकी रचना है। प्रबोध चंद्रोदय किसकी रचना है, कमेंट में सभी लोग मैसेज कीजिएगा। श्रोतुम इच्छतीति भवति। तो सनंत और आपके प्रत्यय लगे हुए हैं, सनंत प्रत्यय, ऋजंत प्रत्यय, वो भी देख लेने हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो श्रोतुम इच्छतीति क्या होगा, जो सुनने की इच्छा को हम सनंत में कैसे क्या बोलेंगे। 59 आंसर होगा इसका शुश्रूषते। ठीक है, शुश्रूषते यहाँ पे आंसर हो जाएगा, श्रोतुम इच्छतीति शुश्रूषते। और इसी तरह कुछ यहाँ पे लिए भी हैं, देखिए पठितुम इच्छति पिपीटिसति, गंतुम इच्छति जिगमिषति, और भवितुम इच्छति बुभुषति, श्रोतुम इच्छति शुश्रूषते। तो ये सब इस तरह से सनंत प्रत्यांत जो शब्द हैं ये हमारे चलते हैं, हम इनका प्रयोग भी करते हैं सनंत धातुओं का। तो इसको भी देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से भी फिक्स है। वेदांती त्रिकाल बाधित्व मतम। वेदांत में त्रिकाल बाधित्व में यहाँ पे मतम ये क्या है पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो क्या इसमें नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर इसका है त्रिकाल बाधित्व मतम। तो क्या है 16 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 सत्यम। ये त्रिकाल बाधित्व क्या है, ये मत क्या है, सत्य है। इदम रूपम अशुद्धम। तो सानज प्रत्यय से क्वेश्चन यहाँ है, सत्री और सानज दोनों प्रत्यय आप लोगों ने देख लेने हैं। इसमें से कौन सा अशुद्ध रूप है वो आपसे पूछा जा रहा है सानज प्रत्यय का। सानज प्रत्यय क्या होता है ना, वर्तमान अर्थ की आत्मनेपदी धातु से यह होता है,
और परस्मैपदी धातुओं से सत्री प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे देखिए आंसर इसका है क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर 3 स्मरमानः। स्मरमानः यहाँ पे शुद्ध हमारा होगा। बाकी दयमानः, वंदमानः, शयानः ये सभी यहाँ पे शुद्ध हैं। ओके, सानच प्रत्यय और सत्री प्रत्यय ये भी देख लीजिएगा। ऋग्वेदस्य अयम विभाजन क्रमो विद्यते। ऋग्वेद का विभाजन क्रम क्या है? मंडल, सूक्त, अनुवाक, मंत्र। तो सबसे पहले क्या मंडल, फिर सूक्त, किस तरह से ये होगा ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन 62। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है मंडल। कितने मंडल हैं? 10 मंडल ऋग्वेद में। और उसके बाद फिर सेकंड नंबर आता है मंडल के अंदर फिर हमारे होते हैं अनुवाक। ठीक है, मंडल के अंदर हमारे अनुवाक, यानी कि ए के बाद सी। उसके बाद अनुवाक के अंदर फिर हमारे होते हैं सूक्त। फिर हमारा लास्ट में क्या आता है? मंत्र। मंत्र कहाँ होगा? लास्ट में। तो मंडल के अंदर अनुवाक, अनुवाक के अंदर सूक्त, सूक्त के अंदर मंत्र। क्वेश्चन नंबर 62 आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 A, C, B और D। ठीक है, और मंडल कितने हैं? 10 मंडलों में है बटा हुआ है। और सूक्त यहाँ पे हैं 1017 सूक्त और प्लस 11 बाल खिले सूक्त हैं, तो टोटल 1028 सूक्त हैं। ठीक है, और साथ में अध्याय में भी बटा हुआ है। अध्याय की अगर बात करते हैं तो 8 अध्याय इसमें है और 8 अष्टक हैं और 64 अध्याय हैं टोटल। और मंत्र है इसमें टोटल 10,580 मंत्र इसमें है। 10,580 मंत्र। इस नेक देखिए प्रमुख संस्था जो भी ना उनको देख लीजिएगा। इससे पहले की पेपर में भी पहले जो हमने सॉल्व भी किया था वहाँ पे भी पूछा गया था कि कौन कौन संस्थाएं इसमें हैं। तो प्रमुख संस्थाएं जो हैं वो सब एक बार देख लीजिएगा। गूगल में भी आप सर्च करके इसको रिसर्च कर लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा। जो भी प्रमुख शिक्षण संस्थाएं हैं मैं आपको इसके लिए एक नोट्स अभी सेंड कर दूंगा आजकल में। जो प्रमुख जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनके विषय में, उनका कहाँ मुख्यालय है और उनका कार्य क्या है। तो जो नेक है इसका कार्य है सभी विद्यालयों की चेक ये निरीक्षण करती है कि वहाँ पे शिक्षा की योग्यता क्या है। उसके आधार पर ये विद्यालय को उसका श्रेणी निर्धारण करती है विश्वविद्यालयों का A+, B+ या A। तो इस तरह की अब श्रेणी का निर्धारण करती है पूरे भारत के विश्वविद्यालयों की। तो आंसर इसका 63 का ऑप्शन नंबर 3 बेंगलुरु नगर में इसका मुख्यालय है। और 2020 की शिक्षा नीति में ही इसका कार्य चल रहा है। उससे पहले दूसरी संस्था थी, ये इसका नाम नेक नहीं था उससे पहले। NCF 2005 इत्यस्य अनुसारेण शिक्षकस्य प्रधानो गुणो विद्यते। तो इसका भी मैं नोट्स एक सेंड किया हूँ, शॉर्ट नोट्स NCF 2005 का। और इसके जो सबसे पहले NCF कब आया था तो वो भी मैं आपको बताया था। इससे एक क्वेश्चन NCF से पहले और आया था। तो क्वेश्चन के अनुसार शिक्षक का प्रधान गुण क्या है? वो एक सुगमी करता है, यानी कि फैसिलिटेटर है। टीचर क्या है? एक फैसिलिटेटर है जो छात्रों को पढ़ने में सरलता प्रदान करता है। ठीक है, सुगमी करता है। टीचर इज अ फैसिलिटेटर। दूर अंतिक अर्थ शब्दै सह इयम विभक्ति न भवति। तो दूर और अंतिक शब्द के साथ कौन सी विभक्ति नहीं होती है? 65 नंबर क्वेश्चन है। तो दूर अंतिक शब्द के साथ कौन सी विभक्ति नहीं होती है? द्वितीया, तृतीया, पंचमी और षष्ठी। दूरंतिकार्थेभ्यो द्वितीया च एक सूत्र है ना, दूरंतिकार्थेभ्यो द्वितीया च। और इससे पहले एक क्वेश्चन और भी आया था। देखिए विकल्प से संबंधित जितने भी ना विकल्प, जहाँ पे भी विकल्प से कार्य हो रहा है वहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सभी को आप अवश्य देखिएगा। जहाँ पे विकल्प से कार्य हो रहा है इस तरह की चीज़ों को अवश्य देखिएगा, जहाँ पे विकल्प से चीज़ें हो रही हैं। तो दूरंतिकार्थेभ्यो द्वितीया च से तो द्वितीया, तृतीया और पंचमी का विधान है। ठीक है, दूरंतिकार्थेभ्यो द्वितीया च से द्वितीया, तृतीया और पंचमी होती है, षष्ठी नहीं होती है। षष्ठी भी होती है, लेकिन षष्ठी में क्या होता है ना, दूरंतिक आर्थे षष्ठी अन्य तरस्याम। पंचमी और षष्ठी का विधान है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है दूर और अंतिक शब्द के योग में जो रहेगा ना, दूर और अंतिक, जैसे दूरम ग्रामस्य ग्रामात्वा, तो यहाँ पे जो दूर है दूर के योग में रहेगी। बाकी द्वितीय, तृतीय, पंचमी में दूर और अंतिक शब्द में ही होती है।
तो षष्ठी यहाँ पे नहीं होगी। एक बार देख लीजिएगा सूत्रों को आप लोग कारक में। दुरंतिक अर्थ 2 सूत्र हैं, दुरांतिक आर्थेभ्यो द्वितीया च, ये आपको पंचमी में मिल जाएगा। और षष्ठी में फिर आएगा दुरंतिक अर्थ ही षष्ठी अन्यतरस्याम। तो ये दोनों सूत्रों को एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है तद्धितेषु अत्र णीय प्रत्यय से प्रयोगो विद्यते। तद्धितेषु अत्र, इसमें से ऋणव प्रत्यय का प्रयोग किस में किया गया? वैनितयः, राजन्यः, आदित्यः, कौन्तेयः। तो क्वेश्चन नंबर 66 है। तद्धित के भी जो प्रमुख प्रत्यय हैं उन सभी को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि पूरा तद्धित प्रकरण आपके लगा हुआ है। तो कहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन जो वैसे ना जो ज़्यादा फेमस है, जो ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं, उनसे क्वेश्चन देखने को ज़्यादा मिलता है। तो वहाँ सभी जगह देख लीजिएगा। ऋणीय प्रत्यय जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 में आदित्य में हुआ है ऋणीय प्रत्यय का प्रयोग, आदित्य में। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखितेषु लिट् लकारस्य रूपम विद्यते। तो 10 लकारों में कैसे रूप चलता है? और 10 के 10 गण जो हमारे हैं भवादि से लेके चुरादि तक, सभी गणों में एक एक शब्द रूप आपका तैयार होना चाहिए। तो आंसर इसका क्या होगा आपको बताना है। उचिरे, दोग्धु, पेट और तनिता, इनमें से कौन कौन लिट् लकार का रूप है? 67 नंबर क्वेश्चन। आंसर इसका ए और सी, ए और उचिरे और पेट, ये दोनों यहाँ पर लिट् लकार के रूप हैं। बाकी दोग्धु और तनिता लिट् लकार में नहीं बनते हैं। ठीक है, एक बार सभी जो गण है 10 के 10 गण की एक एक धातु अच्छे से तैयार आप कर लीजिएगा। जो आदि धातु है भवादि की भू धातु के तैयार कर लीजिए 10 लकारों में, और अदादि की अध धातु के, इसी तरह चुरादि की चुर धातु के, जो सभी के एक एक धातु के 10 लकारों में रूप आप तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुसारेण कदा पर्यंतम एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमाणाम क्रियान्वयन कालः सुनिश्चितः। तो जो एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम क्रियान्वयन काल कब तक सुनिश्चित किया गया है? तो इसका समय रखा हुआ है 2030 तक। 2030 तक एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन काल सुनिश्चित किया गया है। इसके बाद देखिए ना, जो 2030 के बाद से फिर आपका ओनली 4 साल का ही जो बीएड स्टार्ट हो चुका है वही आपका चलेगा। 4 साल वाला जो बीएड अब हमारा स्टार्ट हो चुका है ना, फिर वही चलेगा। जो 2 साल वाला बीएड है वो फिर बंद हो जाएगा। 1 साल का और 4 साल का जो ग्रेजुएशन के बाद ही वो लोग बीएड करना स्टार्ट कर देंगे, या फिर आप एमए के बाद बीएड करेंगे तो 1 साल का वहाँ पे आपको होगा। तो 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है, क्रियान्वयन का काल ही रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है अधुलिखितेषु केंद्रीय विश्वविद्यालयों स्तः संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जवाहर जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। तो देखिए राष्ट्रीय नाम कहाँ कहाँ है? तो वही केंद्रीय विश्वविद्यालय है। राष्ट्रीय है लाल बहादुर शास्त्री में, और राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय डी में। तो बी और डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्णानंद जो है ये उत्तर प्रदेश का स्टेट गवर्नमेंट का, यह स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। और इसी तरह जगतगुरु रामानंदाचार्य भी स्टेट गवर्नमेंट की है जो राजस्थान में है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड के साथ में करना है। भरत मुनि, वाल्मीकि, पतंजलि और पाणिनि, 4 कवियों के 4 रचनाकारों के नाम आपको दिए हुए हैं। आगे 4 रचनाएं। भरत मुनि नाट्यशास्त्र इनका हर कोई परिचित है। वाल्मीकि रामायणम, पतंजलि पतंजलि की है पतंजलि का महाभाष्य, पाणिनि की अष्टाध्यायी। तो ए का सेकंड और ओनली एक ही ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में। देखिए अगला क्वेश्चन है जेड-पीडी इति सिद्धांत से प्रतिपादको वर्तते। जेड-पीडी यह सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैंने आपको अधिगम वाली वीडियो में इसको विस्तार पूर्वक बताया था जेड-पीडी क्या होता है, इसका सिद्धांत किसने दिया था और क्या कार्य यह करता है। तो लेव वाइगोत्स्की जो एक मनोवैज्ञानिक है, संज्ञानवाद के, वैयक्तिक रचनावाद के हैं। ये व्यक्ति रचनावाद, ये रचनावाद संज्ञानवाद के हैं। संज्ञानवाद में भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। तो जेड-पीडी क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं निकट विकास का क्षेत्र, जहाँ तक एक छात्र पहुँच सकता है किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से, तो उसी को जेड-पीडी बोलते हैं। तो
और विशेष एक बार ना आप लोग अधिगम वाली वीडियो अवश्य देखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आपके पक्का आएंगे। इस बार अगर लेवल अगर हार्ड जाता है ना तो पक्का क्वेश्चन मिलेंगे। तो वहाँ पे मैंने इसके विषय में भी विस्तार से पूरा अच्छे से क्लियरली बताया हुआ है जेडपीडी के बारे में, जेडपीडी क्या होता है और कैसे यह कार्य करता है, इस सिद्धांत का मतलब क्या है, तो उसको अवश्य देखिएगा। तो जो लोग प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, विकास का निकट विकास का क्षेत्र इसको हिंदी में बोलते हैं, तो लैब आयुगुस्तिकी ने इसके बारे में बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक समाजशास्त्र दिशा कस्य कार्यम अत्यंत महत्वपूर्णम अस्ति। तो शैक्षिक समाजशास्त्र के लिए इस्माइल दुखी हैं एक महोदय, समाजशास्त्र के जनक में इन्होंने कार्य किया हुआ है, तो इनका कार्य महत्वपूर्ण माना जाता है। और थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पर देख भी लीजिए आप लोग। जॉर्ज पेनी को शैक्षिक समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी में कहा है कि शिक्षा का सामूहिक जीवन पर तथा सामूहिक जीवन का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। इन्होंने कहा कि शिक्षा का सामाजिक जीवन पर और सामाजिक जीवन का हमारी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन्होंने यह भी बताया कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए उस पर पड़ने वाली सामाजिक शक्तियों के प्रभाव का अध्ययन करना अति आवश्यक है। जॉर्ज पेनी के अलावा जॉन डीवी और उसके अलावा मूर, फेडरिक, लिपले, डंकन, कोल और मैकाइवर, पेज, मेरिल और डेविस, डोलार्ड और दुखीरम, क्लार्क आदि विद्वानों ने शैक्षिक समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये सब शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने इसमें शिक्षा मनोविज्ञान, शैक्षिक समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में कार्य किया हुआ है। तो क्वेश्चन यहीं से पूछा गया कौन यहाँ पे है, संबंध किसका है, तो इनमें से केवल आपको इमाइल दुखी ही एक नाम दिखाई देगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका है। अगला क्वेश्चन है समग्र योग कस्य दार्शनिकस्य संप्रत्ययो विद्यते। समग्र योग किस दार्शनिक का संप्रत्यय है? विवेकानंद, अरविंद, कृष्णमूर्ति और रविंद्रनाथ। इससे पहले आपने एक अतिमानस की संकल्पना पढ़ी थी, एक क्वेश्चन अतिमानस की संकल्पना से भी पूछा गया था। देखिए जो पिछली बार का पेपर था ना, अरविंद से काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं उसने, अरविंद, महर्षि अरविंद जो है उनके सिद्धांतों से। तो जो समग्र योग का सिद्धांत है, दार्शनिक ये संप्रत्यय जिन्होंने दिया हुआ है वो भी श्री अरविंद ही हैं। आंसर 74 का ऑप्शन नंबर 2 है, अरविंद का ही समग्र योग का संप्रत्यय है, इन्होंने ही इसके बारे में बताया हुआ है समग्र योग के बारे में। ये कहते हैं कि अपने योग को सर्वांगीण अथवा समग्र, इसलिए ये अपने योग को इसलिए सर्वांगीण या समग्र कह रहे हैं कि यह विभिन्न योग मार्गों का समन्वय करता है, इस अधिकतर मार्गों का समन्वय कर रहा है और सभी इसी कारण योग विषयक उनका प्रमुख ग्रंथ सिंथेसिस ऑफ योगा इसी समन्वय की ओर संकेत करता है। श्री अरविंद के समग्र योग में ज्ञान, भक्ति तथा कर्म का समुचित समन्वय होता है। इन्होंने ज्ञान, भक्ति और कर्म सभी के बारे में इसमें बताया हुआ है श्री अरविंद ने। समग्र योग सब कुछ एक ही साथ, जैसे क्या होता है गीता में हम लोग कर्म का योग अलग अध्याय में पढ़ रहे हैं, हर चीज़ अलग अलग पढ़ रहे हैं, और ऐसे ही वेदांत में भी ये सब चीज़ें अलग अलग हम देखते हैं और मनोविज्ञान में भी अलग अलग हम देखते हैं। अब ये जो अरविंद हैं इन्होंने क्या किए, भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं, भारतीय धारा के कुछ आपने मनोवैज्ञानिक देखे होंगे, इसमें प्लूटो है, जॉन डीवी है, रूसो है, ये सब वैदेशिक मनोवैज्ञानिक हैं जो बाहर के मनोवैज्ञानिक, भारत को छोड़ के। विवेकानंद, अरविंद, कृष्णमूर्ति, रविंद्रनाथ, ये सब शिक्षा में इन्होंने कार्य किया हुआ है, भारत में ही इन्होंने कार्य किया है। तो इसमें इनके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इनका जीवन परिचय देख लीजिएगा और कुछ इनके शिक्षा से संबंधित अगर कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, कुछ सिद्धांत इन्होंने दिए हैं तो वो भी देख लीजिएगा, जैसे गुरुकुल इत्यादि की स्थापना इन्होंने जो की है और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो थोड़ा बहुत ये देख लीजिएगा। तो आंसर इसका अरविंद। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ आपको मिलान करना है। काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे अभी तक। 4 दर्शन है और उनसे संबंधित कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताई हुई है। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 75, आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2। तो ए का थर्ड यहाँ पे देख लीजिए, जैन दर्शन के 3 रत्न हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण और 3 है यहाँ पे, सम्यक दृष्टि, साथ में हमें सम्यक आचरण और सम्यक प्रभाव, ये 3 यहाँ पे हैं, त्रिरत्न इनको कहा जाता है। बौद्ध दर्शन के त्रिपिटक हैं जिसमें अभिधम्म पिटक और एक है सुत्त पिटक और धम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं, त्रिपिटक बौद्ध दर्शन के हैं। मीमांसा जो दर्शन है
इसमें वेद आ जाते हैं, क्योंकि वेद में जो भी मंत्र हैं उनका कहाँ क्या प्रयोग है ये मीमांसा में बताया जाता है। जो अर्थवाद है, जो भी भावना है, शाब्दी भावना, आरती भावना, ये सब मंत्र का यज्ञ में कहाँ पे कैसे प्रयोग करना है, तो सब विधि ना, अर्थवाद, नामधेय, निषेध, ये सब चीज़ें भगवान बताता है मीमांसा। तो वेद से संबंध है इसका, मीमांसा का। और वेदांत का संबंध है ब्रह्मसूत्र से और उपनिषदों से। तो ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता ये सब वेदांत में आ जाते हैं। प्रस्थानत्रयी भी इनको हम कहते हैं। तो वेदांत दर्शन का संबंध ब्रह्मसूत्र से। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे इसका हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन पेपर है 2024 का ये पूरा सॉल्व हो चुका है, 2024 का। इसके 75 क्वेश्चन हमने 3 वीडियो में सॉल्व किए हुए हैं। आगे पहली 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी 2022 का 2000 हमने 24 का ये किया, 23 का ऑलरेडी सॉल्व होगा हमारे यूट्यूब चैनल में, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पे। और भी पुराने पेपर 22 का भी उसमें सॉल्व होगा, तो उनको भी आप लोग समय मिले आपको तो उनको भी देख लीजिए वहाँ क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीटेड भी देखने को मिलते हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा। बाकी इसी के अनुरूप आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। और अब आपका समय ये धीरे धीरे समय कम होते रह रहा है तैयारी के लिए, तो जितना भी पढ़ रहे हैं रिवीजन उसका अवश्य कीजिए। अब आगे देखिए हमारे द्वारा जो प्रयास यहाँ पे किए जाएंगे आप लोगों के लिए, कुछ जो क्लासेस रहेंगी मैराथन टाइप की, मैं क्लासेस का लाने का प्रयास करूँगा, जिसमें साहित्य भी हम पढ़ लेंगे, वेदांत भी, मतलब दर्शन भी पढ़ लेंगे, साहित्य दर्शन और व्याकरण भी, और शिक्षण अभिरुचि भी। तो सभी को मैं कवर करूँगा। एक एक क्लास, 1 से 2 क्लास एक टॉपिक के लिए आएंगे, तो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे वेद में एक पूरी वीडियो में वेद के बारे में बात कर लेंगे, चारों वेद, उनके ब्राह्मण, उनके आरण्यक, उनके उपनिषद, उनमें कैसे हम उनको याद करें, क्योंकि याद भी नहीं होता ना, वो चीज़ें भी हम देख लेंगे। और उसके बाद एक वीडियो में पूरा दर्शन जो है, दर्शन का संप्रत्यय पूरा हम कर लेंगे। उसमें वेदांत सभी आस्तिक और नास्तिक दर्शन जितने हैं सभी उसमें हम कवर कर लेंगे। और एक में हम व्याकरण के कारक, समास, प्रत्यय और शब्द रूप, धातु रूप, ये सब चीज़ें कहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देना है, तो वो एक में देख लेंगे। और एक वीडियो शिक्षण अभिरुचि का हम कर लेंगे। उसमें पूरी जो पूरा का पूरा सिलेबस है शिक्षण अभिरुचि का, आपका क्या ज़्यादा अवधेयांश आपके लिए है, कहाँ ज़्यादा ध्यान आपको देना है, और क्या चीज़ अच्छे से तैयार आपकी होनी चाहिए, तो वो वहाँ पे हम देख लेंगे। बाकी देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि जितना आपको यहाँ बताया जा रहा है पूरा आपको पेपर ऐसा पूरा यहीं से मिल जाए। हाँ 90% मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ पूरा आपको यहीं से मिलेगा। 90% जितना भी मैं आपको जो शिक्षण अभिरुचि 90% आपको मिल जाएगी जितना पढ़ाया गया है। बाकी आपने ये नहीं कि केवल हमारे ऊपर ही क्लास के ऊपर ही पूर्ण रूप से निर्भर रहना है, अपनी ओर से भी आपने प्रयास करना है, क्योंकि आप अगर खुद से नोट्स बनाएंगे, खुद से पढ़ेंगे, तो उसका ज्ञान आपको ज़्यादा होगा। अगर उसके लिए खुद से रिसर्च करेंगे, उसको आप गूगल में सर्च कर रहे हैं और पुस्तकों में उसको देख रहे हैं, तो उससे क्या होगा ना, जितना आप किसी चीज़ को रिसर्च करेंगे वो आपके लिए ही उतना स्थायी वहाँ पे बने रहेगा। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा 100% आता है, आएगा जितना मैं आपको बता रहा हूँ जितना आएगा यहीं से, लेकिन 100% आप कोई भी यूट्यूब चैनल कोई भी आपको मिल जाए ना, कोई बड़ी से बड़ी कोचिंग क्लासेस है, वहाँ से तक आप आज तक आपको 100% कभी नहीं मिला है, कभी भी नहीं मिलेगा भी नहीं। क्योंकि आपका जो आजकल जो प्रेजेंट समय चल रहा है, यहाँ पे जो कोर्स इत्यादि या क्लासेज जो इस तरह की चल रही है, वहाँ से बहुत कम आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इस तरह बना दिया है कि आपको पूरा पढ़ना है। और पहले क्वेश्चन मात्र पूछा जाता है कि पहले टाइप के जो क्वेश्चन थे मैं आपको बताऊँ तो पहले आपसे पूछा था गोपद ब्राह्मण किसका है, ठीक है, आपको मात्र एक क्वेश्चन पूछा सिंपल, गोपद ब्राह्मण किसका संबंध किससे है या किसका है। आज आपको अब जो क्वेश्चन का टाइमिंग है, यहाँ पे 4 ब्राह्मणों के नाम आपको दे दिए हैं और उनके अध्याय यहाँ दे दिए हैं, या ये क्वेश्चन हो सकता है, या 4 वेदों के नाम दे दिए, 4 वहाँ पे आपको ब्राह्मणों के नाम दे दिए हैं, या फिर आपको 4 ब्राह्मणों के साथ में एक ब्राह्मण दे दिया, यहाँ पे एक आरण्यक दे दिया, एक उपनिषद दे दिया, एक शाखा दे दी, 4 ये चीज़ दे दी, 4 वेदों के नाम दे दिए, कौन सा किसका है। तो क्वेश्चन का लेवल जो है काफ़ी चेंज हो गया, टेम्परामेंटल जो क्वेश्चंस का है, जो क्वेश्चन बनाने की प्रक्रिया है वो काफ़ी चेंज कर दी गई है। तो इसी के अनुरूप आपको तैयार करना है। तो पूरा जब आप अच्छे से डीपली पढ़े रहेंगे, नीचे से अच्छे से तैयार किए रहेंगे, आपका जो अगर स्तंभ, आपकी नींव जो है मजबूत रहेगी, तो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और प्रयास करना है सभी जितना सिलेबस है पूरे को एक बार अच्छे से रिवीजन करें, उसको जितना ज़्यादा देखेंगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे ना उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। और कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड हमें लगते हैं, जैसे बहुत सारे छात्रों के मैसेज आ रहे हैं कि सर प्रत्यय पढ़ा दीजिए, प्रत्यय पढ़ा दीजिए। अब प्रत्यय, अब आपके पास समय क्या है, कम है, ठीक है, समय, पहली बात समय कम है, दूसरा प्रत्यय को आप पढ़ेंगे भी तो अच्छे से समझ नहीं पाएंगे,
1-2 दिन में प्रत्यय आपके समझ में अच्छे से नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, जो प्रमुख प्रत्यय हैं, मान लीजिए कुछ प्रत्यय हैं जैसे स्त्री प्रत्यय है, गीप, गीस और टाप, 3 प्रत्यय लगे हुए, तीनों को आप देख लेंगे अच्छे से तो वो आप कर लेंगे। प्रमुख जितने लघु सिद्धांत के अच्छे से उदाहरण ही आप तैयार कर लें तो तब भी आपका हो जाएगा। ऐसे ही और भी जो प्रमुख पूर्ण प्रत्यय हैं उनको आप तैयार कर सकते हैं। कुछ छोटा छोटा चीज़ों को ना आप पार्ट्स में बांट के तैयार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए होगा। तो जो ज़्यादा हार्ड आपको लग रहा है ना उसको आप ना देखें, जो सरल लग रहा है और जहाँ तो आप लगता है कि जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उस चीज़ को आप अधिकतर पूरा अपना प्रयास करें उसको तैयार करने में। वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत ना हो। अब जो आपने अभी तक कभी पढ़ा ही नहीं तो उसको आप ना देखें, वो ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा। बाकी क्लास आपको अब कंटिन्यू करेंगे कि आगे आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए, क्योंकि अब समय भी हमारे पास कम है, तो इसी को करने का प्रयास किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। कोई भी शंका, कहीं कुछ समझ नहीं आता तो अवश्य आप कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, आपको जवाब देने का प्रयास किया जाएगा वहीं पे। ठीक है, कमेंट अब आप चैनल में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे भी लिंक इत्यादि सभी की आपके पास आपको दी जाती है, वहाँ से आप उनमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। अस्तु, आज की वीडियो में इतना ही। नमो नमः, धन्यवाद।